दिन बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 नीलकंठ। ये पाठ की रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। महादेवी जी ने उस दिन किसी अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर आ रही थी, तभी उनको अचानक ध्यान आया कि चिड़िया और खरगोश की दुकान पे जाना है। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। चिड़ी मार यानी चिड़िया को पकड़ने वाले या बहेलिया को कहते हैं। लाया है, एक मोर है एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है। बस पकड़ो मारो, पकड़ो पकड़ो मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफ़ान मेल यानी एक ट्रेन की तरह बहुत ज़्यादा बोलते थे, इसलिए लेखिका ने उन्हें तूफ़ान मेल कहा है। के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लीजिए। जब सुनता सुनता थक जाए और उन्हें रुकने को कह दे तो वही उनकी वार्ता का स्टेशन हो जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब पिंजड़े में इतनी कम जगह थी, संकीर्ण मतलब कम जगह थी कि बच्चे जैसे लग रहा था कि किसी फ्रेम में चिपकाए हुए हैं और आराम से नहीं रह पा रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। मतलब जैसे जैसे मैं देख रही थी उनकी वार्ता चलती जा रही थी, बोले जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बराहा कहा, भाई ज़रा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मूजी क्यों सुनने लगा? मूजी यानी कंजूस। क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अर्थात मैंने आपका सोचकर किसी तरह अस्ता पछता कर मतलब पछताते हुए, पश्चाताप करते हुए उसे पैसे दे ही डाले। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। मतलब वो बच्चे जैसे किसी खुली जगह में आने पर उनके पर फैलने लगे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने में लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। इस तरह से जैसे लग रहा था कि उनका पिंजड़ा ही उड़ जाएगा। पक्षियों की तो बात, इतने उन्मुक्त हुए। उड़ने योग्य हो गए। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। मतलब कई बार मुझे लोगों ने ठग लिया, इसलिए अब जब मुझे कोई कहता है कि ठग लिया तो मैं चिढ़ जाती थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? तो पक्षी ही
है पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले आपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां बना और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। मतलब जब छोटी जगह से कोई बड़े स्थान पर आएगा तो उसमें खो ही जाएगा, लाजमी है। कमरे में आ गए बच्चे, पिंजरे से निकल के पूरे कमरे में आ गए, खो ही गए। अभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते। गुप्तवास मतलब छुपे रहना, गुप्त जहाँ जिस स्थान का पता ना हो, करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। मतलब उसमें आ जाते, रद्दी की टोकरी में आ जाते, प्रकट होते रहे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। मतलब कभी सिर पर, कभी कहीं भी कुर्सी पर आविर्भूत मतलब आकर बैठ जाते थे, होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर चित्रा उनकी बिल्ली का नाम था, इस नव आगंतुक मतलब नए मेहमानों का पता लगा सकती थी, और तब उनके सोंध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, अर्थात बिल्ली थी तो उन पक्षियों को काट सकती थी और मार सकती थी, लेकिन वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी। जैसा कि बिल्ली को चूहे बहुत पसंद है, लेकिन उन पर भी नहीं है। परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। मतलब जो कि 2 पक्षी थे जो नए थे, इसलिए क्या पता उन पर आक्रमण कर देती। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मर्जरी के लिए असहाय ही कही जाएगी। मतलब वो जो बिल्ली थी, मर्जरी मतलब बिल्ली, वो उसके सहने के लिए कठिन था, क्योंकि वो भी लेखिका की प्रिय थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का असामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने में वैसे ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। जिस प्रकार घर में नई दुल्हन आती है बच्चों, और सभी उसके स्वागत में और हर कोई उससे मिलने के लिए उत्सुक रहता है, उसी प्रकार इन लोगों के साथ भी हुआ। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटुर गूं की रागनी अलापने लगे। जिस प्रकार नई वधू के आने पर गाना गाया जाता है, उसी तरह वो भी गुटुर गूं का गाना गाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, और जैसे बूढ़ी औरतें जो हैं घर में आई बहू को निरीक्षण करती हैं, उसी तरह बड़े कबूतर जो थे उन लोगों का निरीक्षण करने। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोशों उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। मतलब बहुत चहल पहल थी। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसी इल्ली से तिल्ली का बनना। मोर के सिर की कलगी का सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बामकीम और पैनी हो गई। मतलब चोंच नुकीली और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलभा धुती झलकने लगी। मतलब नीले रंग की धुती, नीली नीली उसकी आँखें चमकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, मतलब लंबी नीली और हरी रंग की उसकी गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन। हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। मतलब उसकी धूप छाह की तरह उसमें तरंगे आने लगी।
दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेख स्पष्ट होने लगे। मतलब दक्षिण साइड में वाम मतलब बाईं अंग में दोनों पंखों में स्लेटी रंग और सफ़ेद आलेख स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों में चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। जैसे कि आप बच्चों जानते हैं कि मोर के पंख में चंद्रिकाएँ, रंग बिरंगी चंद्रिकाएँ बनी रहती हैं, उसी तरह से उसके मोर पंख बने और जो इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त मतलब खिल उठे, दिखने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। मतलब मोर के पैर जो होते हैं बेटा वो बहुत ही कुरूप होते हैं। जितना ही सुंदर मोर होता है उसके पैर उतने ही खराब होते हैं। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में से जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ। जैसे मोर के बच्चे पंख होते हैं वह नाचता है, मोरनी उसके विपरीत कम उसके पंख होते हैं, केवल उसके सर पर कलगी होती है। गति का चित्र नहीं आंका चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। मतलब वो उसके साथ साथ ही बड़ी होने लगी। नीलभा ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। मतलब नीले रंग की उसकी गर्दन के कारण उसका नाम रखा गया नीलकंठ, और उसी की छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। उसके साथ ही रहने के कारण उसका नाम रखा लेखिका ने राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चच्चू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता है। जिस प्रकार बच्चों आप कोई गलती करते हो तो घर के बड़े आपको डांटते मारते हैं, उसी प्रकार ये क्या करता था, अपने चोंचों से प्रहार करके उनको दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वह अंतर्कर्दना न करने लगते उन्हें उधर अधर में लटकाए रखता था। जो खरगोश के बच्चे जब गलती करते थे तो उनके कान पकड़ के उठा लेता था, और जब तक कि वो चिल्लाना नहीं, अंतर्कर्दना मतलब जब तक वो चिल्लाने नहीं लगते थे तब तक वो नहीं छोड़ता था। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता। बच्चों जिस प्रकार आप लोगों के कान छेदने का संस्कार होता है उसी को कर्णवेध संस्कार, कभी कभी उसकी चोंच के लगने से उसके कानों से खून निकलने लगता था और छेद हो जाता था, तो उनका क्या हो जाता था, कर्णवेध संस्कार हो जाता था। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। जिस प्रकार आपको दंड देने के बाद आप लोग वह कार्य नहीं करते हैं, उसी प्रकार वह भी ऐसे कार्य नहीं करते थे कि उन्हें दंड मिले। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। जिस प्रकार आपके माता पिता आपको मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन प्रेम भी करते हैं, उसी प्रकार उस मोर का भी प्रेम उन पशु पक्षियों के प्रति असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ में सघन पंखों में छुआल सा खेलते थे। आप बच्चे जैसे छुपन छुपाई खेलते हो ना, तो उसके पंखों में वो सब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया।